सो आई वाज टेलिंग यू कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये 3 चीज़ें, ये 3 टाइप की प्रोक्योरमेंट्स हमने प्रोजेक्ट पे करनी है और इन 3 प्रोक्योरमेंट्स को ओवरऑल मैं इन तीनों के लिए एक कंबाइंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाऊँगा और उसके अंदर हम हर टाइप की प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेटजी भी डिफाइन करेंगे। और इस प्रोक्योरमेंट को किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप के थ्रू डील करना है, इस प्रोक्योरमेंट को किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप के थ्रू डील करना है और इस प्रोक्योरमेंट को किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप के थ्रू डील करना है, ऑब्वियसली ये भी मैं बताऊंगा। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी ये प्रोक्योरमेंट इस तरह करनी है, ये प्रोक्योरमेंट इस तरह होगी, ये प्रोक्योरमेंट इस तरह होगी। अच्छा, अब इसके नतीजे में जो तो मेरे पास प्रोक्योरमेंट है ना, मटेरियल की या सप्लाईज की जो क्वांटिटी में हम डील करते हैं, उसके लिए जनरली हम एक रिक्वेस्ट एक एक मार्केट में परचेज करने के लिए लोगों को एक रिक्वेस्ट फॉर बिड या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की एक ऐड देते हैं। और वो ऐड हम अपनी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, वो ऐड हम बाज दफ़ा पीईसी की वेबसाइट पे हो सकता है, वो ऐड आपको इनफैक्ट कोई भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बॉडी है उसकी वेबसाइट पे भी हो सकता है, अखबार में भी आप दे सकते हैं, सो। अच्छा, इसी तरह मेरे पास वो जो एयर कंडीशनिंग वाली चीज़ है, उसके लिए हम एक मैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मज़ीद बात करूँगा। अच्छा, लेकिन अभी हमने एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दे दी या आप कह लें हमने अखबार में एक टेंडर नोटिस दे दिया वगैरह-वगैरह। फिर मेरे पास एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल एक और डॉक्यूमेंट है। वो जनरली होता है कि आप अपना सॉल्यूशन हमें प्रपोज़ करें। जब हमारे आइटम्स ऐसे होते हैं, ये जो हम प्रोक्योर चीज़ करना चाह रहे हैं, वो ऐसी होती है जिसको हम ईंटों की तरह इतने ईंटें चाहिए, ये नहीं कह सकते, इतनी सीमेंट की बोरियाँ चाहिए, यूँ मेंशन नहीं कर सकते। तो हम एक प्रपोज़ल की बात करते हैं कि हमें ये काम इन जनरल करवाना है और इस काम को करवाने के लिए आप हमें सॉल्यूशन दें। आप कौन-सी ऑफ़र करते हैं? तो वो जैसे हमने कहा कि एक सेंट्रल एयर कंडीशनर, वेरियस मेथड उसके हो सकते हैं, वेरियस चीज़ें उसको करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मुझे यूँ बता सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में भी एक एक आइटम होता है या एक आप कह लें कि रिक्वेस्ट होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो उसे आप रिक्वेस्ट फॉर बिड कह लें, वो होती है। इसके अलावा भी कुछ और भी प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं आपको उस एक जनरल आइडिया देने के लिए फिलहाल इतना ही रोक रहा हूँ यहाँ पे। अब हम कह ये रहे हैं कि हमने हर प्रोक्योरमेंट टाइप की स्ट्रेटजी बना ली और हर प्रोक्योरमेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया कि किस टाइप का हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे एंड उस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हमने जो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना लिए। अब ये जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर बिड, लेट्स से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस बताई आपको, इनको हम कहते हैं बिड डॉक्यूमेंट्स। और अब अगर आप वो अपना प्लानिंग वाला जो रीटा का चार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे तो वो कहता है कि मेक और बाय डिसीजन करें एंड बिड डॉक्यूमेंट्स बनाएं। ये है वो बिड डॉक्यूमेंट्स जो अपने प्रोजेक्ट पे होने वाली हर चीज का आप बनाएंगे कि यार ये काम है जो मुझे करने हैं एंड उसके जो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो काम मुझे करने हैं, ये क्या काम है, इनको हम कहते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाएंगे कि मुझे मटेरियल चाहिए, यहाँ वाले में मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए था एयर कंडीशनिंग का, तो उसकी एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाएँगे। इधर मुझे जो उन दोनों के दरमियान की हमारी एक चीज़ थी, हमने कहा था कि वो करेंगे, ना एक सर्विस हम लेंगे और वो सर्विस क्या-क्या उस सर्विस में शामिल है, उसकी एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाएँगे। मीन्स जो काम मुझे करना है, वो मैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क में डालूँगा या प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में उसको शामिल कर लूँगा। सो ये काम मुझे करना है। अच्छा, और इस काम को करने के लिए मैंने किसी वेंडर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बाहर से हायर करना है। मटेरियल देने के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ये सॉल्यूशन देने के लिए। अच्छा, अब मैं किन बेसिस पे किसी वेंडर को सिलेक्ट करूँगा? क्या जो मुझे सबसे सस्ती चीज़ दे रहा हो, मैं उसको अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया के तौर पे लूँगा या कीमत के लिहाज़ के अलावा वो मुझे जो सर्विसेज़ और दे रहा है, वो जो मुझे सॉल्यूशंस और दे रहा है, उसके अंदर कुछ और टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं जिसको मैं कंसीडर करना चाहूँगा। सो मैं ये देखना चाहूँगा कि यार सिर्फ़ प्राइस मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है या कोई टेक्निकल और भी बातें हैं, एक्सपर्टीज़ है, वो भी क्राइटेरिया है, को उसकी हिस्ट्री है,
वो भी उसका क्राइटेरिया है। उसका बिजनेस कितना बड़ा है, कंपनी कितनी बड़ी है, क्या वो मेरे इतने बड़े ऑर्डर को संभाल भी लेगा या ऑर्डर लेके उसके बाद गायब हो जाएगा और मुझे प्रॉब्लम करेगा। सो इस तरह की बातें भी मुझे कंसीडर करनी है। दैट मीन्स मैंने स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी डिफाइन करनी है कि काम क्या करवाना है, और फिर जिस बंदे से काम करना है उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको हम कहते हैं सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो भी डिफाइन करना है तीनों प्रोक्योरमेंट्स का। इस यहाँ पे जो लोग मैं मेरा काम बताएंगे करेंगे कि हम ऑफर करेंगे मुझे कि हम ये काम कर सकते हैं, उनमें से एक को मैं कैसे चूज करूंगा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिफाइन करूंगा। कौन से वाला सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे सस्ते वाला, सबसे अच्छे वाला, या क्या? अच्छा, अब ये सोर्स स्टेटमेंट ऑफ वर्क एंड सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया कि भाई हमें चाहिए कि तमाम जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म्स, तमाम लेट्स से ऐसे लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो पीईसी के साथ रजिस्टर हैं, जिनके पास 3-3 पीएमपीज होना लाजमी है वगैरह वगैरह, या जिनका पुराना एक्सपीरियंस सिमिलर प्रोजेक्ट का इतना इतना हो, वो लोग हमारे लिए इस काम के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क में लिखा हुआ है, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने प्रपोजल्स या अपनी बिड्स या अपनी कोटेशंस जमा करा दें। तो ये जो मैं अखबार में ऐड दे रहा हूँ, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर बिड कह रहे थे, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कह रहे थे, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर लेट्स से प्रपोजल कह रहे थे, वो उस प्रपोजल के अंदर, उस कोटेशन के अंदर ये दोनों चीजें भी शामिल होंगी। भाई ये काम है मुझे करना, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर चाहिए लेट्स से, एंड ये हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। अगर तो आप इस क्राइटेरिया पर मीट करते हैं एंड ये टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हैं एंड ये काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो काइंडली आप हमें अपना इंटरेस्ट शो करें। अपना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के नतीजे में, इसके जवाब में अपनी कोटेशन जमा कराएं, अपनी बिड जमा कराएं या अपना प्रपोजल जमा कराएं। दिस इज अ रिक्वेस्ट जो हम इनिशिएट करेंगे, और इसके जवाब में हमें या कोटेशन आ रही होगी या बिड आ रही होगी या प्रपोजल आ रहा होगा। उस प्रपोजल को फिर मैं एवेलुएट करूंगा। तो पहली बात, जब मैं अखबार में ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूं, मैं अभी प्लानिंग के स्टेज पे हूं, मैं पहले से ही बना लूंगा, अभी उनको लॉन्च नहीं करूंगा। पूरे प्रोजेक्ट पे जितनी जितने प्रोक्योरमेंट्स होनी है, उनका प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी, वो सब बनाने के बाद उसके बिड डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा, और उन बिड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज शामिल होगी कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है और मेरा स्लो सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। और फिर जब वक्त आएगा, हो सकता है ये चीज मुझे पहले दिन से लॉन्च करनी पड़े, और ये चीज आज से 6 महीने बाद प्रोजेक्ट पे चाहिए हो, और ये चीज आज से 15 महीने बाद प्रोजेक्ट पे चाहिए हो। जब जब वो चाहिए होगी, एक खास टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अखबार में दे दूंगा, या रिक्वेस्ट फॉर बिड या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे दूंगा। अब मार्केट में जिन लोगों के पास ये जाएगी, वो लोग सोचेंगे, मुझे, मैं अखबार को देखता हूँ, संडे को देखता हूँ कोई टेंडर है ऐसा, यार मैं इस पे अपनी बिड या कोटेशन फेंक सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके मैं अपना कुछ चीजें लगा के, और मैं उसकी कोई प्राइस कोड जो है और उसका जो टेक्निकल सोल्यूशन है वो सबमिट करा दूंगा। अच्छा, अब एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एक, इनमें से कोई एक कोटेशन है, उसका मैंने अखबार में ऐड दिया। अब जनरली मैं उनको एक मंथ के करीब टाइम दूंगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन को अखबार में, कि अपनी बिड्स इस एक मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ्स के अंदर अंदर जमा करा दें। इस दौरान में दरमियान में अगर कोई आपको क्यूरी है, तो हमारे फलां प्रोक्योरमेंट ऑफिस के बाहर आप या वहां पे आके हमसे पूछ सकते हैं। जनरली दिस इज अ रॉन्ग वे, बट एक्चुअल ये है कि आप एक प्री बिड मीटिंग करते हो, कि बिड खुलने से पहले और आपकी बिड सबमिट होने से पहले हम एक मीटिंग कर लेते हैं, और उस मीटिंग के अंदर अगर आपको कोई क्यूरीज है कि मैं क्या मांगना चाह रहा हूँ, मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, स्पेशली जब ये रिक्वेस्ट और प्रपोजल होता है, उस प्रपोजल के अंदर बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं, और उसके डिफरेंट डिजाइन, टेक्निकल डिजाइन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि मुझे इतनी यूनिट चाहिए, मेरे पास मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डिस्कस करना चाहता है आपसे, तो उस केस में वो आपको अपनी क्यूरीज भेजता है। अच्छा, और जनरली रिटर्न में भेजनी चाहिए। अगर 10 बंदों ने अलग अलग अपनी को क्यूरी भेजी है, 10 ऑर्गेनाइजेशन ने, आपका काम यह है कि आपने सबको उनका आंसर देना है।
एक बंदे ने पूछा है, आपने 10 के 10 को बताना है। उसका मकसद ये होता है कि आपने कोई फेवर नहीं की, किसी एक को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दें और वो ज़्यादा अच्छा कोट कर सके, वो दूसरे कहें कि सर हमें तो ये पता ही नहीं था, वरना हम भी अपनी प्राइसेस कम कर लेते। तो इस तरह की बातें होती हैं जो हम प्री बिड मीटिंग के अंदर ये बातें डिस्कस करके, और सबको जब क्लैरिटी हो जाती है, फिर उसमें से कुछ होंगे जो ये कहें कि यार नहीं भाई, मैं जो समझता ये वो नहीं है, अब हम अपनी कोटेशन या टेंडर या बिड जमा ही नहीं कराते। और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी बिड्स जमा करा देंगे। अब जब बिड्स जमा कराएंगे तो उसके बाद बिड खुलेंगी, और खुलने के बाद जो जो हमारे पास प्रपोजल बिड्स या कोटेशंस आई हुई हैं, उनको हम एवेलुएट करेंगे। एवेलुएट हम करेंगे इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को सामने रखते हुए। हो सकता है कईयों की प्राइस बहुत हाई हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हो, उनकी जो मसल है, फाइनेंशियल पावर है, वो इतने बड़ी-बड़ी उनकी स्टेटमेंट्स हैं बैलेंस शीट्स की, कि एनुअल इनकम या एनुअल उनका जो रेवेन्यू है इतना बड़ा है कि आई वुड बी श्योर कि यार ये मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट को या इतने बड़े ऑर्डर को हैंडल कर लेगी। तो मैं कुछ बेसिस पे उनमें से, लेट्स से 10 लोगों ने मुझे जमा कराया, तो उनमें से 2-3 जो टॉप के हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इनके साथ डिस्कशन करता हूँ, या मैं इनकी प्रेजेंटेशन मांगूंगा प्रेसिडेंट, या फिर मैं इनके साथ डिस्कशन करता हूँ, और मजीद बार्गेनिंग की तरफ हम जाते हैं। अब बार्गेनिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की भी बार्गेनिंग हो सकती है, इवन इस काम की नेचर पे भी बार्गेनिंग हो सकती है, इस डेडलाइन पे भी बार्गेन हो सकती है। हम निगोशिएट करेंगे, और निगोशिएट करने के बाद हम किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्टर हमारे प्रोजेक्ट पे वो जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है जो हम करवाना चाह रहे हैं आउटसोर्स, उस पे काम शुरू कर देगा। और इस काम के दौरान वी वुड लाइक कि वो हमें रिपोर्ट्स भी भेजे, वी वुड लाइक टू मॉनिटर कि चीज़ें सही आ रही हैं। फिर वो जो चीज़ें डिलीवर कर रहा होगा, उन डिलीवरेबल्स को एक्सेप्ट करूंगा, उनको चेक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और यू नो हमारे यहाँ पे बहस मुबाइसे होंगे कि नहीं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था नहीं था, आपने टाइम पे नहीं भेजा, क्वालिटी का नहीं भेजा, पेमेंट के लिए निकालनी है नहीं निकालनी। और जब ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फिर उसके बाद लेसन लर्न्ड अपडेट करके हम अपनी तमाम पेमेंट्स वो कर देंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो डिस्प्यूट को हैंडल करके और सारी चीजें करेंगे। सो ये है एक ओवरव्यू। अब मैं जरा जल्दी जल्दी इन पॉइंट्स को पढ़ता जाता हूँ, और जरा कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अभी मैंने मिस की हूँ, तो मैं उनको भी आपको साथ-साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। सो जैसे हमने कहा कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट का वो है, इट रिक्वायर्स योर लीगल नॉलेज, नेगोशिएशन स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और मैंने शुरू में कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर सारी चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और किस हद तक होनी ज़रूरी है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो दे सके, जैसे मैंने कहा। और इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज हैं, वो उसे समझ आनी चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास कोई प्रोक्योरमेंट का सेंट्रल डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर क्या? तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि वो उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उतना फॉर्मल नहीं हो सकता, जितना जाहिर है अगर कोई अटॉर्नी या कोई लीगल सर्विस वाला होता वो लिखता। अच्छा, फिर हमने कहा व्हेन अ डिसीजन इज मेड कि हमने क्या-क्या चीज़ें गुड्स या सर्विसेज खरीदनी है, यानी कि मेक और बाय डिसीजन हो गया, तो उस मेक और बाय डिसीजन के बाद हम ये देखेंगे कि यार हम एक अपना प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हर जो मैंने बताया डिफरेंट टाइप की प्रोक्योरमेंट्स आपके प्रोजेक्ट पे हो रही है, उनमें से हर प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से एक स्ट्रेटजी होगी। और स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? हाउ ईच कॉन्ट्रैक्ट विल बी मैनेज्ड। और फिर हमने जो काम करवाना है, जैसे अभी हमने 3 चीजें डिफरेंट सिनेरियोज लिए कि ये 3 डिफरेंट चीजें हैं जो हमें चाहिए, उनकी एक प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाएंगे जो एक्चुअली उस काम का स्कोप है। अच्छा, इसके बारे में समटाइम्स इट्स बेटर कि मैंने अपनी तरफ से एक चीज लिखी और मैंने एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कहा सर ये काम करवाना है, तो ये मैंने लिखा है स्टेटमेंट वर्क, जरा इसको चेक कर लें। उसका फायदा ये होता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो एक्सपर्ट होता है, और ऐसी चीजें वो कहता है कि सर आपने ना ये करवाना नहीं करवाना। लास्ट टाइम एक्चुअली हुआ ये कि ये वाला पॉइंट हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इट्स अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम करवाना और मैंने उसके अंदर ये अस्यूम ये कर लिया कि
वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ये चीज़ बना के मेरी प्रेमिसेस में, मेरी साइट पे, प्रोजेक्ट साइट पे खुद डिलीवर करेगा। ये मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया और उस वजह से बाद में हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ। मतलब ये प्रोक्योरमेंट को पुराने प्रोजेक्ट पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। और मेरे ज़हन में भी यही था, मैंने अज़्यूम किया कि भाई वो यहीं तक डिलीवरी देगा। तो ऐसी चीज़ें इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम लीगल डिपार्टमेंट का एक सेकंड व्यू ले लें, ताकि वो टेक्निकल डिटेल्स, इस तरह की माइनर डिटेल्स को भी वो देखें और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क की शक्ल दे दें। अच्छा, अब जब प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क बन जाती है, ये डिफाइन हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर क्या? फिर हम अपना प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो जो मैंने आपको बताया, आरएफपी, आरएफआई, आरएफक्यू वगैरह-वगैरह। अच्छा, इनके बारे में, इन सारी चीज़ों को हम फाइनल करेंगे और इसके अंदर क्या कुछ होगा? इसके अंदर हम जो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी जो मेरे पास प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, वो शामिल होगी कि ये मुझे काम करना है एंड द सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी शामिल होगा। अच्छा, अब मैंने अपने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसके लिए मुझे प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट वर्क अभी तक बन चुकी है। साथ मैंने आपको ये भी बताया कि वो जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बिड डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और देन एक सॉरी अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा, देन ये कि हम अपने उस वो जो आरएफपी वगैरह है, उसको अखबार में ऐड देंगे और जो हमारे पर्सपेक्टिव सेलर्स हैं, इसको आपने याद रखना है। पर्सपेक्टिव सेलर से मुराद वो पोटेंशियल सेलर्स हैं जो हमारे अखबार में या वेबसाइट पे ऐड देने के नतीजे में रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात को मुसलसल इग्नोर कर रहा हूँ और वो ये कि समटाइम्स होता ये आगे आ जाएगा, ये प्री क्वालिफाइड बिडर्स के नाम से। वो ये होता है कि समटाइम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर मटेरियल सर्विसेज या प्रोक्योरमेंट करनी है, वो इन 5 लोगों में से ही किसी को देनी है, इन 5 ऑर्गेनाइजेशन से। ये उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके प्री क्वालिफाई कर लिए होते हैं, प्री क्वालिफाइड बिडर्स कहलाते हैं ये, या प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं, या सप्लायर्स कहलाते हैं। अच्छा, इन्होंने अब इस केस में ऑब्वियसली मैं अखबार में ऐड नहीं दूंगा, बल्कि जो मुझे काम करवाना है वो मैं डायरेक्टली इन लोगों को मेल करूंगा या मैं इन लोगों को पोस्ट करूंगा। दैट मीन्स अब मैं इन्हीं 5 को या इन्हीं 4 को, जो भी वो प्री क्वालिफाइड बिडर्स है, उनको दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं अखबार में दूंगा। बहरहाल, मैं चाहे इनको दे रहा हूँ या अखबार में दे रहा हूँ, जो भी मेरे पर्सपेक्टिव पोटेंशियल सेलर्स हैं जिन्होंने मुझे ये सर्विस देनी है, वो अब एक्शन लेंगे और वो देखेंगे कि यार, क्या हम इस गिवन क्राइटेरिया को सामने रखते हुए और ये जो काम है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, इसको सामने रखते हुए कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? और क्या हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या हम अपनी बिड सबमिट करना चाहेंगे? क्या हम अपना प्रपोजल जमा कराना चाहेंगे? अगर तो वो करवाना चाहें तो ज़ाहिर है वो करवा देंगे। अदरवाइज दरमियान में, जैसे मैंने कहा, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनको कोई कंफ्यूजन हो और उस केस में वो एक बिडर कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको हम प्री बिड मीटिंग भी कहते हैं या प्री प्रपोजल मीटिंग कहते हैं, जिसके अंदर हमने जो अखबार में ऐड दिया उसके बारे में जो क्यूरीज होंगी हम उनको एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि वो जो क्यूरीज या क्वेश्चंस होंगे, इट्स बेटर कि वो राइटिंग में हो और बायर यानी कि जो खरीदने वाला है, वो एक बंदे ने पूछा है और वो सबको जवाब देगा। वो अपना जवाब सबको ही फॉरवर्ड करेगा कि यार, इस बंदे ने एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया और उसके आंसर ये है, सो दैट सब इक्वल फेयर डीलिंग हो रही हो, आप किसी को फेवर ना कर सके इस चक्कर में। ठीक है जी। सो सेलर्स नीड टू सबमिट दीज क्वेश्चंस टू द बायर बिफोर सबमिशन ऑफ डेडलाइन फॉर द बिड और प्रपोजल। ये नहीं हो सकता कि बिड प्रपोजल जमा हो गया और बाद में क्यूरी हो, तो इसलिए इसको प्री बिड मीटिंग या प्री बिडर कॉन्फ्रेंस या प्री प्रपोजल मीटिंग कहते हैं। सो अखबार में ऐड आया, अखबार में ऐड आने के बाद बिड्स जमा कराने से पहले ये एक क्यूरी हुई, एक मीटिंग हुई और आपने ये काम कर दिया। अच्छा, अब टाइम आ गया, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई। यहाँ पे कुछ वो जो वो अपने पर्सपेक्टिव सेलर्स हैं, वो आपके उस स्टेटमेंट ऑफ वर्क को, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया को, वो और जो आपने कहा है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स जो आपने मेंशन की है, इतने परसेंट पेमेंट होगी, लेट होगी, पहले होगी, वो सारी बातें कंसीडर करके अब जब उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो हो सकता है कि जी यहाँ पे अपना आपका प्रपोजल के रिस्पॉन्ड में वो जो कोट कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं यार, ये हमारा काम नहीं है।
दूसरा कुछ हो सकता है कि वो आगे मूव करें, लेकिन जब वो ये फैसला कर रहे होंगे, जब वो बिड कोट कर रहे होंगे और वगैरह वगैरह, वो रिस्क फैक्टर जरूर देखेंगे कि यार ये जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन्होंने दी है ना, ये बड़ी वेग है और इसमें बहुत सारी चीजें बाद में ऐड हो जाएंगी, या ये जो मटेरियल की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, या वो ये कहता है कि यार ये जो हमारा जो बायर है जिसके लिए हमें ये सर्विसेज देनी है, खरीदनी है, ये ना बड़ा ख्वार करता है बंदे को, ठीक है, पेमेंट्स बड़ी फंसा लेता है। ये सारे फैक्टर्स, 2-2 साल पेमेंट फंसी रहती है। ये सारे फैक्टर्स वो जो पोटेंशियल सप्लायर है, हमारा पर्सपेक्टिव सेलर है, वो कंसीडर करता है एज अ रिस्क, और अपनी प्राइसेस के अंदर या वो जो भी कोट कर रहा है, बिड कर रहा है, उसके अंदर वो फैक्टर कंसीडर करके जो है ना हमें ये चीजें देगा। तो वो जो उस दिन एक दफा दानिश साहब ने बात की थी कि वो हम रिस्क ट्रांसफर करने की बात, और वहां पे हमने कहा था कि बायर या सेलर इन सारे फैक्टर्स को नोट करके कंसीडर करके आपको अपनी प्राइस कोट करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पास आ जाती है तो फिर हम अपनी प्रपोजल को या जो भी बिड ओपन हो रही है उसको हम सारों के सामने एवेलुएट करेंगे, और एवेलुएट करने के बाद हम उसको किसी मतलब हम शॉर्टलिस्ट करेंगे 2 या 3 पर्सपेक्टिव सेलर्स को, और उन्हें कहेंगे कि और उनसे हम नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि देखिए अखबार में मैंने ऐड दिया, अखबार में ऐड देने के बाद मैंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर या 40 डेज के अंदर अंदर आपने हमें इसका इसके जवाब में बिड्स जमा करानी है। अगर मैं टाइम लाइन पे जाऊँ, ये वो जगह जहाँ पे अखबार में ऐड दिया, 2 महीने बाद, लेट्स से या 1.5 महीने बाद मैंने इसकी बिड जमा करानी है। दरमियान में लेट्स से 15-20 दिन बाद बिडर कॉन्फ्रेंस हुई है, समटाइम्स दो बिडर कॉन्फ्रेंस भी होती है, यहाँ पे 3 महीने का गैप होता है। उसके बाद हम कहते हैं अब वो वापस जाके अपनी बिड जमा कराएंगे। जब बिड जमा होती है फिर बिड ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद हम शॉर्टलिस्ट करते हैं लोगों को, उस क्राइटेरिया पे एवेलुएट किया और फिर शॉर्टलिस्ट किया, फिर नेगोशिएशन चलती है और समटाइम ये नेगोशिएशन 2-2 महीने चलती रहती है, ठीक है। और उसके बाद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू करते हैं। अब जब वो काम शुरू करेंगे, चीज बनाएंगे, रेडी करके फिर हमें देंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये टाइम लाइन का कितना ख्याल, ये नहीं होगा कि वो रात को कहेगा कि यार सुबह जाके मैं प्रोक्योरमेंट को कहूंगा और अगले दिन मुझे माल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यू नीड टू कंसीडर ऑल दीज स्टेप्स, और उसी हिसाब से आप अपना टाइम स्केड्यूल जो है ना वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड करें। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, प्रेजेंटेशन हो गई, नेगोशिएशन हो गई, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएशन हो सकती है, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क पे ये बातें मैं कह चुका हूँ, और नेगोशिएशन हो सकता है। जब नेगोशिएशन हो जाती है तो फिर आप एक या एक से सेलेक्टेड सेलर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट जो है ना क्या कहते हैं, उसमें काम जारी होगा या वो काम करेगा। सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, प्रोक्योरमेंट मस्ट बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। अब हमारा काम है कि उसको चेक करते रहें, काम सही चल रहा है, टाइम पे दे देगा, लेट तो नहीं हो जाएगा। ये ना हो कि हम 6 महीनों से पूछे ही ना और 6 महीने बाद वो आके हमें बताए, हम जब कहें कि यार वो चीज अभी तक नहीं है, वो और वो बंदा ही हमें ना मिले या कॉन्ट्रैक्टर ही ना मिले, ठीक है। सो वी नीड टू यू नो मैनेज एंड कंट्रोल दैट प्रोक्योरमेंट। अच्छा जी, और क्या है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा होता है तो ये कन्फ्यूजन अमूमन आती है, एक डिस्प्यूट, नहीं सर ये तो पार्ट नहीं था, नहीं सर ये तो हिस्सा नहीं था, ये तो आपने कहा नहीं था, ये नहीं कहा था, वगैरह वगैरह। या हमने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फलां क्लॉज लिखी हुई है उसका ये मतलब नहीं बनता, ये मतलब बनता है, एंड सो ऑन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन इश्यूज को रिजॉल्व करता है साथ के साथ। इसीलिए उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की, कि वो उन क्लॉजेस को समझ सके। नाउ व्हेन द प्रोक्योरमेंट वर्क इज कंप्लीट, प्रोक्योरमेंट विल बी क्लोज्ड, और उससे पहले जो रिक्वायर्ड एक्शन है, जो मैंने आपको कहा था कि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड तमाम पेमेंट्स क्लियर हो जाएं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएं, लेसन लर्न है वो आ जाए, एंड सो ऑन। अच्छा, एंड देन हम ये भी कर सकते हैं कि काम जब कंप्लीट हो जाए तो अपनी उस पूरी प्रोक्योरमेंट का एक ऑडिट करें और ए टू जी देखें कि यार हमसे क्या गलतियां हुई, क्या चीजें हमने ठीक की, क्या गलत की। जब वो प्रोक्योरमेंट क्लोज हो जाएगी, उसका लेसन लर्न, डॉक्यूमेंट और फाइनल पेमेंट वगैरह हो जाएंगी। सो इस तरह
एक वक्त में लाजमी नहीं कि एक प्रोक्योरमेंट चल रही हो, मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स भी हो सकती हैं। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं जो अगेन मतलब इसी प्रोसेस के अंदर वो आगे हम पढ़ लें। एक तो ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये प्रोजेक्ट है, और हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन अपना ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में ये ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्लाइंट और अ कस्टमर, और एट द सेम टाइम यही ऑर्गेनाइजेशन इज अ बायर। बायर ऑफ व्हाट? ऑफ दिस प्रोजेक्ट या दिस सर्विस। जो प्रोजेक्ट वो खुद नहीं कर पा रहे, उन्होंने वो बेच दिया या आउटसोर्स कर दिया और किसी और को कहा कि आप हमें हमें हमारे लिए करके दें, और हम आपसे ये बाय करते हैं सर्विसेज या प्रोजेक्ट। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रही है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ये जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम सेलर भी कह सकते हैं। ये मेरे पास बायर है और ये मेरे पास सेलर है। ये जनरल टर्म, दो टर्म्स यूज होती हैं, एक बायर की और एक सेलर की, बट एसेंशियली बायर इज अ कस्टमर। अच्छा, जो सेलर है ये सप्लायर भी इसको हम कह सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, इसी का नाम वेंडर भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर इसमें से भी मैं कुछ हिस्सा, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बायर, ये जो सॉरी सेलर है, ये फर्दर कुछ चीजें आउटसोर्स कर देता है किसी और को। एक छोटे से इलेक्ट्रिशियन का काम उसने किसी और को आउटसोर्स कर दिया, बाकी काम वो खुद करता है, उसके पास टीम है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्कर्स ने आउटसोर्स किया ये काम, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेड में है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बायर है, और ये रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अ सेलर, वेंडर, सप्लायर, कुछ भी इसका आप नाम ले। बट जनरली बायर और सेलर की टर्म यहाँ पे यूज होती है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अच्छा जी, उसके बाद ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। और जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी एक जगह बायर है, दूसरी जगह सेलर हो सकती है, जैसे अभी हमने दरमियान वाली ऑर्गेनाइजेशन की उसमें देखा। सो एग्जाम के अंदर बी केयरफुल, आपको ये चेक करना है कि आप बायर की तरफ से बात कर रहे हैं या फिर सॉरी या फिर आप सेलर की तरफ से बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही प्रोजेक्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, और आप बायर होंगे। अगर कुछ और नहीं लिखा हुआ तो आप बायर होंगे, कुछ हिस्सा आपने यहाँ पे आउटसोर्स किया हुआ है और उसका आप बायर होंगे। ठीक है जी। ये सिर्फ तब है जब आप प्रोक्योरमेंट सिचुएशन में हैं। प्रोक्योरमेंट सिचुएशन के अंदर आप चीजें खरीद रहे हो, यही चीज उन्होंने आपका टेस्ट लेना है कि आपको प्रोक्योरमेंट आती है, चीजें बाहर से बाय करनी आती हैं या नहीं आती है। ओके जी, आगे। मेक श्योर यू नो द एक्शंस दैट यू टेक एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी हो गया। सेलर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट ये हो गया। लार्ज प्रोजेक्ट्स में ठीक है, ठीक है, एंड दैट्स इट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। काफी ज्यादा मैंने कवर कर दिए हैं, बट स्टिल आई डोंट वांट कि इसमें से कोई पॉइंट मिस हो। कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेलिटी है, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई नोटिफाई करना है, लेट हो गई है, यू वुड लाइक कि यार ये चीज रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन हो। अच्छा, इसी तरह इसकी मेन वजह यह है कि अगर दरमियान में बाद में चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम दोनों पार्टीज के दरमियान आ जाती है, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तो उस केस में हमें आर्बिट्रेशन करनी पड़ेगी, मीडिएशन है, लिटिगेशन है, या तीन डिफरेंट मेथड है। हम इनके बारे में बात करेंगे एट अप्रोप्रिएट स्टेज। बट डिस्प्यूट हैंडलिंग जब होती है, डिस्प्यूट हैंडलिंग के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहली बात तो हम चाहेंगे कि मैं नेगोशिएशन के थ्रू ही अपना डिस्प्यूट हैंडल कर लूं। आपस में ही जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो नेगोशिएट करें, मसले का हल निकालें, और अ, अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो सॉरी अपना डिस्प्यूट हैंडल कर लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर इन दोनों का नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो फिर क्या है? फिर ये है कि इनके ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज डिसाइड हुई हुई होती है कि डिस्प्यूट होने की सूरत में हम क्या करेंगे। तो वो बाज दफा आर्बिट्रेशन के थ्रू या बाज दफा मीडिएशन के थ्रू आप इस चीज को हैंडल करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है।
अच्छा, आर्बिट्रेशन क्या है कि हम एक थर्ड पार्टी को अपने दरमियान नॉमिनेट कर सकते हैं कि यार दिस वुड बी द पर्सन हु वुड रिजॉल्व आवर केस। अच्छा, अब ये जो आवर डिस्प्यूट, ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना, ये बेसिकली मतलब इस तरह होता है कि कोई बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ये फर्म्स बनाई हुई है, लीगल फर्म्स बनाई हुई है, और वो एज एन आर्बिट्रेटर, लेट्स से जस्टिस रिटायर्ड सो एंड सो उसको हेड कर रहा है, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीगल फर्म है जो हमारे डिस्प्यूट को, और ये मिस्टर रिटायर्ड जस्टिस सो एंड सो ही विल और शी विल एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, और हमारे दरमियान फैसला ये करवा दें। ये है आर्बिट्रेशन। एक होता है मीडिएटर। मीडिएटर का काम इस तरह फैसला करवाना नहीं होता, बल्कि मीडिएटर का, जैसे आपने सॉरी ये आर्बिट्रेटर के केस में सुना होगा, आलमी अदालत इंसाफ, वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेट्स से ओवर सो एंड सो डिस्प्यूट, पानी का हो गया इस तरह। तो ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं फिर इन दोनों के दरमियान फैसला करते हैं, और आप वो फैसला फिर जो भी हुआ वो आपको फॉलो करना होता है। जो मीडिएशन है ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मीडिएशन का क्या पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि हम दोनों पार्टीज के दरमियान हम एक डिसाइड करते हैं कि जब डिस्प्यूट हुआ तो दिस पर्सन, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज अ मीडिएटर। उसका काम ये होता है कि ये दोनों पार्टीज आपस में इतनी खफा हुई हुई होती हैं कि मिलना नहीं चाह रही, तो वो इधर का व्यू इनसे डिस्कस कर इधर का व्यू, और ये फैसिलिटेट करता है कि एक सोल्यूशन पे आ जाए। ठीक है, तो उसका काम सिर्फ मीडिएशन ही है। और अगर ये मतलब नेगोशिएशन भी फेल हो गई, आर्बिट्रेशन का भी फैसला या मीडिएशन का भी कोई फैसला नहीं आया, या वो फैसला आ गया और फिर भी कोई पार्टी कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है अदालतें तो खुली हैं, आप अदालतों में जाएं, लिटिगेशन करें, और वो फिर लंबे फैसले हैं, वो जब भी होगा। सो इन चीज़ों को में जाने के डर से हम ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हम हर चीज़ फॉर्मली लिख के करेंगे, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है जब हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे या हम लिटिगेशन में जाएंगे। अच्छा, अब एक बात और याद रखें कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है तो आप उसको नहीं मांग सकते, करवा नहीं सकते या कर नहीं सकते। अगर आपको वो लाजमी करवानी है तो चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दें। दूसरा, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो फिर भाई लाजमी करनी है, और अगर नहीं करनी तो फिर उसको चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलवाएं। ठीक है। अच्छा, चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में सबमिट हो और रिटर्न में ही अप्रूव हो। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ज़ाहिर है। एक तो आप काम क्या करवाना है, ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट ऑफ वर्क कह लें, फिर उससे रिलेटेड को पेमेंट की क्लॉजेज होंगी, किस वक्त किस टाइम पे कौन सी पेमेंट करनी है, और डिफरेंट क्लॉजेज होती हैं वहां पे। अभी थोड़ी देर पहले एक और मैंने बताया कि डिस्प्यूट की सूरत में आप क्या करेंगे वो भी लिखा होता है, और इसी तरह चेंजेस कैसे हैंडल होंगी हमारे प्रोजेक्ट पे, सॉरी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी लिखा होता है। अब इंटरेस्टिंगली आप सोचें कि ये एक प्रोजेक्ट है मैं जो कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट में से कुछ हिस्सा मैंने इस जगह पे इस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया। हमारे दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मैंने ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चेंज हैंडलिंग का प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है। नाउ मेरे अपने प्रोजेक्ट पे भी तो एक चेंज मैनेजमेंट का सिस्टम है। जो काम मैं खुद कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे कोई चेंजेस चाहिए हो तो यहाँ पे भी एक चेंज कंट्रोल सिस्टम है। सो दैट मीन्स अब अगर मुझे एक चेंज रिक्वेस्ट इधर से आती है कॉन्ट्रैक्टर से, तो मैं इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस के मुताबिक देखूंगा। अब अगर वो मुझे वो चेंज हर हाल में करनी पड़ रही है, तो मैं पहले तो अपने चेंज रिक्वेस्ट बोर्ड से इसका अप्रूवल लूंगा ना, कि भाई ये काम हमें करना है, इस तरह की कॉन्ट्रैक्टर की तरफ चेंज रिक्वेस्ट चाहिए, वो करना नागुजीर है, पहले तो आप अप्रूव करें। ये जब अप्रूव कर देंगे तो फिर ये दोनों पार्टीज आपस में बैठेगी और कहेंगी कि यार हम दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय हुआ था, और अब हम इसको यूं यूं कर रहे हैं, तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लें। सो दैट मीन्स दो लेवल पे चेंजेस यहाँ पे हैंडल हो रही हैं। एक तो दोनों पार्टीज के दरमियान, फॉर एग्जांपल हमने एक चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव की खुद से, ठीक है, और वो चेंज रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो काम हम बाहर से करवा रहे हैं उसमें हम अपने स्कोप में ये चीजें हैंडल कर लें। हमारे चेंज कंट्रोल बोर्ड ने तो कर दी, अब हम वापस आए, इधर आए, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ कि चेंजेस जब भी आएंगी इस तरह हैंडल करनी है। तो हम इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि यार ये काम हमें और करवाने हैं या आप इस तरह करवाने हैं।
जैसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था वैसे नहीं करवाने, और ये आगे से अड़ जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि हमारे चेंज कंट्रोल बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है। तो ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं या दो डिफरेंट चेंजेस का हैंडलिंग का तरीका है। इसको लाजमी माइंड में रखिएगा कि चेंजेस किस लेवल पे बात हो रही है। अच्छा जी। और क्या है? बस that's it। अच्छा, अब सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में हमने एक बात कर ली कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, और आपने एग्जाम के अंदर अस्यूम करना है कि ऐसा ही है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जो सारी प्रोक्योरमेंट्स को डील करता है, हमारे प्रोजेक्ट की भी, दूसरे प्रोजेक्ट की भी, रूटीन ऑपरेशंस की भी। तो दैट मींस उस वो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, लेकिन उन्हें टाइम चाहिए होता है। हम अपने प्लान, अपने स्केड्यूल को इस तरह रखें प्रोक्योरमेंट के कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो हमारे पास वो एम्पल टाइम हो कि अखबार में भी ऐड दे सकें, वो नेगोशिएट भी कर सकें, वो जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा है। तो उनके बारे में आपने लाजमी कंसीडर करना है। सेंट्रलाइज्ड के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एक्सपर्ट उस इंडस्ट्री का या उस फील्ड का मिल जाता है, सॉरी इंडस्ट्री या फील्ड का नहीं, लीगल एक्सपर्ट, प्रोक्योरमेंट का एक्सपर्ट मिल जाता है, और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है इन फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन negotiating for the contract। दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग ये है कि अगर मेरे पास एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोक्योरमेंट की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम करेगा और वो ही ये काम करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस केस में, पहले भी मैंने कहा, इस केस में लिटिल वो स्टैंडर्ड कोई बहुत आला या आप कहें कि बड़ा फॉर्मल किस्म का वो लैंग्वेज लिख पाएगा, जाहिर है वो नहीं होगा। ठीक है, दोनों एंड पे फिर एक ही तरह बात चल रही होती है। अच्छा जी। हम्म, ये हमने कर लिया। ओके जी, ये भी डन हो गया। अच्छा, अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। क्योंकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में, तो जाहिर है हमें जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मिलती है वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम करते हैं। दूसरा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपको जो लोग प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे होते हैं उनको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और ट्रेनिंग वगैरह और देते रहते हैं। सो उनको पिछले लेसन लर्न भी माइंड में होते हैं और वो बेहतर से बेहतर काम करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ डिसएडवांटेजेस की तरफ। दूसरा, स्टैंडर्डाइज कंपनी प्रैक्टिसेस अलाउ एफिशिएंसी एंड हेल्प इंप्रूवमेंट, उसी तरह की ये भी एक बात है। देन इंडिविजुअल्स इन द डिपार्टमेंट हैव अ क्लियरली डिफाइंड करियर पाथ इन प्रोक्योरमेंट। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर है और वो मल्टीपल प्रोक्योरमेंट्स को डील करता है, तो उसकी अटेंशन डिवाइडेड होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो, उसके पास कम टाइम होगा आपके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप ये इंश्योर करें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के अंदर, कि आपने अपना जो नेसेसरी इनपुट है वो पूरी तरह से दिया। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मुझे कोई इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, अगर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ना होता